Hello dear students, today we are going to start your 6th chapter, that is staffing. Okay, so let us start this chapter with the definition of staffing. Staffing is the managerial function of filling and keeping filled the position in the organization structure. यानी स्टाफिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जॉब पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो उन जॉब पोजीशंस को फिल करना और कंटिन्यूसली फिल करके रखना, इस मैनेजरियल फंक्शन को हम कहते हैं स्टाफिंग। ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल मैनेजर्स की ज़रूरत है तो ये टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है कि वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को अपॉइंट करे। इसी तरह से इफ़ देयर इज़ द नीड ऑफ ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज़ द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स टू अपॉइंट द operational level managers. Okay, so staffing is the managerial function of filling and keeping filled the position in the organization structure. Okay, now we move on to the importance of staffing, कि staffing की importance क्या होती है, ठीक है। So first is staffing ensure the availability of most suitable and capable person for various jobs, ठीक है। स्टाफिंग से क्या होता है कि कोई भी अगर जॉब है तो उसके लिए हम सबसे सुटेबल और केपेबल पर्सन को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सेकंड इज बाय प्लेसिंग द राइट मैन एट राइट जॉब, स्टाफिंग इंश्योर्स बेटर परफॉर्मेंस। स्टाफिंग में हम सही आदमी को सही काम पे प्लेस करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब सही आदमी सही काम पे प्लेस हो जाएगा तो उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी और इस तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। थर्ड इज स्टाफिंग इंश्योर्स कंटिन्यूस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। स्टाफिंग के द्वारा क्या होता है, कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है और एक्सपेंड करता है। ओके, फोर्थ इज इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इस लाइन का मतलब क्या है कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें कह रहा है स्टाफिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवरमैनिंग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड हाई लेबर कॉस्ट। स्टाफिंग से क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालते हैं किसी काम को करने के लिए, और उससे आप जो है कम काम भी नहीं करवाते हैं, ठीक है। यानी कि एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि जो एम्प्लॉय है आप उससे एक अच्छे रेशियो में काम करवा सकें। एंड हाई लेबर कॉस्ट, और जो आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो हाई नहीं होती है बल्कि लो हो जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस अबाउट लाइकली शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, तो स्टाफिंग के द्वारा आपको पहले ही मालूम चल जा रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हो सकती है, ठीक है। तो स्टाफिंग के द्वारा आप जो है पहले से ही नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट और सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल through a regular assessment and by giving fair rewards to the employees for their contribution. Staffing improves job satisfaction and morale of employees. स्टाफिंग में आप अपने एम्प्लॉयज़
को रेगुलरली असेस करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं और उस परफॉर्मेंस के बेस पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर रिवॉर्ड्स देते हैं, उनको अच्छी सैलरी देते हैं, ठीक है ना। जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जितना भी एम्प्लॉयज़ ने कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बेसिस पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर रिवॉर्ड्स देते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है एम्प्लॉयज़ को और उनका मोरल यानी कि उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है। ओके। लास्ट इम्पोर्टेंस इज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. Staffing is needed because of rapid advancement of technology. Training and development programs ensure continuous learning of the employees. We know that the modern era is the era of technology. Okay? सो आज की जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार क्या हो रही है, एडवांस हो रही है, लगातार बदल रही है, ठीक है ना। तो हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं टेक्नोलॉजी के साथ में खुद को कोप अप कर पाएँ, तो स्टाफिंग में हम अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ चेंजिंग टेक्नोलॉजी और या एडवांसिंग टेक्नोलॉजी के साथ खुद को कोप अप कर पाएँ, ठीक है। सो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ओके, now we move on to the next heading of this chapter, that is staffing process. ठीक है, तो staffing भी एक प्रोसेस है जिसमें कि 9 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकेंड इज रिक्रूटमेंट, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सिक्स परफॉर्मेंस अप्रेजल, 7th promotion and career planning, 8th compensation and 9th is separation. Okay, so now we will discuss the staffing process and we will discuss each step one by one. So let us start with the first step, that is estimating manpower requirement. Estimating manpower requirement में कह रहा है, before starting the work, the manpower requirement of organization is assessed. Here, two aspects need to be taken into account: type of employees and number of employees. यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम को शुरू करते हैं तो हम उसकी मैन पावर रिक्वायरमेंट को असेस करते हैं कि हमको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम 2 एस्पेक्ट को देखते हैं. पहला, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए. ओके, और इसके बाद ऑल्सो द जॉब रिक्वायरमेंट, डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट जॉब इज क्लियरली ड्रॉन आउट. तो किस तरह की वो जॉब है और उस जॉब को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, इस रिलेशनशिप को हम मैच या मेंटेन करते हैं इस स्टेप में, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज द एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमको किस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कितने नंबर उस तरह के एम्प्लॉयज़ के हमको चाहिए. ओके. सेकेंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट. Recruitment is the process of searching for prospective employees and then motivating them to apply for a particular job in the organization. Recruitment का मतलब क्या है कि recruitment एक प्रोसेस है जिसमें कि हम prospective employees, जिस तरह के employees हमको चाहिए उनको हम सर्च कर रहे हैं. ओके, एंड देन उन एम्प्लॉयज़ को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के लिए अप्लाई करें. ओके, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज़. अब रिक्रूटमेंट में ये 4 एक्टिविटीज़ आपकी आएंगी. फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाई, यानी कि हम उन डिफरेंट सोर्सेज को सर्च करेंगे जहाँ से कि हमको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय मिल जाए. सेकेंड इज इवेल्यूएशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ दीज सोर्सेज. ओके, इस लाइन का मतलब ये है कि
जिन सोर्सेज से हम एम्प्लॉयज़ को ले रहे हैं, हम उन सोर्सेज को वैलिडेट करते हैं, उस सोर्स को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हिसाब से एम्प्लॉयज़ के सोर्स को इवैल्यूएट करती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर गूगल या फेसबुक को एम्प्लॉय चाहिए अपने यहाँ काम करने के लिए, तो गूगल और फेसबुक जैसी जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता, जो टॉप मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है। ठीक है ना। और इसी तरह से अगर कोई मिड कैप कंपनीज़ हैं जो कि उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, तो वो जो हैं, तो ये कंपनीज़ नियाम, नारम, CABM इन इंस्टीट्यूट से अपने एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं। ओके। थर्ड इज़ सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हिसाब से जो उनको मोस्ट सुटेबल सोर्स लगता है उससे एम्प्लॉयज़ को या कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं। फोर्थ इज़ इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट फॉर द वैकेंसीज। और इसके बाद रिक्रूटमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कैंडिडेट को इनवाइट करती हैं कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री पाने के लिए कैंडिडेट्स को मोटिवेट करें। ओके, सो दीज आर द 4 स्टेप्स इन द रिक्रूटमेंट स्टेप। थर्ड इज द सिलेक्शन। Under process of selection, better applicants are selected out of a large number of them. It must be kept in mind that ability of applicants and the nature of work must match. This will lead to better performance on all fronts. Okay? सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की एप्लीकेशन आती हैं, तो हम उन एम्प्लॉयज़ में से, उन कैंडिडेट्स में से हम बेस्ट एम्प्लॉयज़ को, बेस्ट कैंडिडेट को हम चूज़ करते हैं। और सिलेक्शन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह का वो काम है उसी तरह के उस एप्लीकेंट की एबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमको हर फ्रंट पे, हर डिपार्टमेंट में हमको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाए। ओके। इन 2 हेडिंग में एक बात ध्यान रखने की है कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है। पॉजिटिव स्टेप रिक्रूटमेंट क्यों है? क्योंकि हम इसमें सभी को इनवाइट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री पाने के लिए, हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है, ओके, या पॉजिटिव प्रोसेस है, जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन में हम केवल बेस्ट कैंडिडेट को ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो अनवांटेड कैंडिडेट हैं उनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क में आता है। ओके, तो आप इसको ध्यान से इसको याद कर लीजिए कि रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम सभी एप्लीकेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री पाने के लिए। और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम जो अनवांटेड कैंडिडेट्स हैं उनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब यह है कि जब आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर दिया तो आपने उस एम्प्लॉय को उसकी पोस्ट सौंप दी है, या आपने उस एम्प्लॉय को उसका जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर सौंप दिया है। ओके, और ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि जो न्यूली जो आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है उसको आप कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फेसेट से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जैसे कि मान लिया बात, कोई नया एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया तो आप उस एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उससे उस न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं।
So this is the placement and orientation. Next is training and development. The training implies a process by which attitudes, skills and abilities of employees to perform a specific job can be increased. ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिससे कि एम्प्लॉई जो काम कर रहा है उसके लिए उसका एटीट्यूड, स्किल और एबिलिटी क्या हो जाए? इन्हेंस हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। और इसी के साथ साथ डेवलपमेंट क्या है? द टर्म डेवलपमेंट इम्प्लाइज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ विच इनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें कि एम्प्लॉय का हम ओवरऑल ग्रोथ को इंश्योर करते हैं, ठीक है, जिससे कि और इसमें एम्प्लॉय लगातार सीखता है और लगातार ग्रो करता है। ओके, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं कि वो एम्प्लॉय किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है, किस तरह का परफॉर्मेंस शो कर रहा है। और एम्प्लॉय का जो पास्ट परफॉर्मेंस है और जो करंट परफॉर्मेंस है उसको हम मेज़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं उसके बेस पे हम एम्प्लॉय की करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ठीक है तो उसकी परफॉर्मेंस को हम और अच्छा करने का ट्राई करते हैं। लेकिन अगर उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है तो उसको हम और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर वो एम्प्लॉई बार बार ट्रेनिंग देने के बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस नहीं हो रही है तो हम उस एम्प्लॉय को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं या उस एम्प्लॉय को कोई दूसरा काम सौंप देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पे किया जाता है कि जिस एम्प्लॉय का जिस तरह का परफॉर्मेंस होगा उस एम्प्लॉय को उस तरह से प्रमोट किया जाता है, उस एम्प्लॉय को उस तरह से सैलरी, स्टेटस, पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ओके, एट्थ स्टेप इज कंपनसेशन, ठीक है, यानी कि जो एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको हम जो है अच्छा सैलरी दें, ठीक है, अच्छे उसको इंसेंटिव दें जिस हद तक वो काम करता है, ठीक है। और लास्ट स्टेप है सेपरेशन, ठीक है। इट कुड बी अ नेचुरल प्रोसेस बाय रिटायरमेंट और इट कुड बी डन टू रेक्टिफाई अ रॉन्ग सिलेक्शन बाय आस्किंग हिम टू रिजाइन। सेपरेशन का मतलब क्या है कि मान लिया बात, इसमें दो तरीके से होता है सेपरेशन, कि मान लिया बात कोई एम्प्लॉय जो है वो ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, ठीक है ना, तो 60 या 65 ईयर्स की एज के बाद उस एम्प्लॉय को हम रिटायर कर देते हैं जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना। जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं कि जब आदमी 60-65 एज का हो जाता है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, और उस एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया है, हमने रॉन्ग सिलेक्शन किया है एम्प्लॉय का और वो एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उस एम्प्लॉय को हम जो है रिज़ाइन करने के लिए कह सकते हैं या उस एम्प्लॉय को हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दो तरीक़ों से वो एम्प्लॉय जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो जाएगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। थैंक यू।